सपना और निकिता दोनों ही सगी बहनें थी, पर सपना जितनी भोली मासूम थी, निकिता उतनी ही तेज। क्योंकि सपना और निकिता के माँ बाप गरीब थे, इसलिए वो दोनों अपनी दोनों में से किसी एक ही बेटी को पढ़ा पाते हैं। बहुत जल्द दोनों बहन की एक ही घर में शादी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सपना की माँ उससे कहती है, सपना बेटी, तू और निकिता दोनों बहनें हैं। अब बहुत जल्द तुम दोनों बहन का एक ही ससुराल होने वाला है। अब तुम दोनों बहनों को अपना और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना है। और सपना बेटा, तुझ पर तो दो जिम्मेदारी हैं। अपने ससुराल के साथ अपनी और अपनी नकचड़ी और घमंडी बहन का ख्याल भी तुझे ही रखना है, ताकि ससुराल में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। माँ, हम सब जानते हैं, और वैसे भी अगर आप नहीं भी कहती तो भी हम अपने ससुराल में अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते। अब इसी तरह से देखते देखते बहुत जल्द सपना और निकिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद सपना एक जिम्मेदार बहू बनती है, तो वहीं दूसरी ओर निकिता अपनी सास रमा की लाडली बहू। क्योंकि निकिता सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, पर सपना ना तो सुंदर थी और ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी। पर फिर भी रमा के बेटे ने सपना को अपनी बीवी के लिए चुना था। ऐसे ही एक दिन सपना रसोई घर में काम कर रही होती है, और तभी वहाँ उसकी बहन निकिता आती है। दोनों बहनों को एक साथ देख रमा निकिता से कहती है, कहने को तो तुम दोनों बहनों का एक ही ससुराल है, पर फिर भी तुम दोनों बहनें अपने ससुराल को अलग अलग तरीके से संभालती हो। जहाँ एक बहन नौकरानी की तरह है, तो दूसरी बहन मेरी प्यारी निकिता बहू, जो मेरी सुंदर बहू के साथ मेरी लाडली भी है। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, वरना बाकी की सासें तो अपनी बड़ी बहू से प्यार करती हैं। अरे निकिता बहू, मैं भी अपनी बड़ी बहू से प्यार करती अगर वो तेरी जितनी सुंदर और तेज होती, पर मेरी बड़ी बहू तो बदसूरत है, गवार है। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने इससे शादी करने की जिद की और इससे शादी कर ली। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, हर किसी की पसंद मैं तो नहीं बन सकती ना। निकिता अपनी सास के साथ मिलकर अपनी सगी बहन का मजाक बनाती है, पर फिर भी सपना कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, और एक दिन जब सपना के घर के काम कर रही होती है, तो निकिता जानबूझकर घर में चप्पल पहनकर आ जाती है और पूरा घर गंदा कर देती है। जिस पर सपना निकिता से कहती है, अरे निकिता, तुम कब सुधरोगी? अब तुम बड़ी हो गई हो। देखो, मैंने अभी पोंछा लगाया था और तुम गंदी सैंडल लेकर घर में घुस गई। हाँ, गंदी सैंडल लेकर आई हूँ घर में तो। निकिता, तू अपनी बड़ी बहन से कैसे बात कर रही है? तूने ये पूरा फर्श गंदा कर दिया है। पता है घर के काम करने में कितनी मेहनत लगती है? अगर घर में काम करने में मेहनत लगती है तो मेहनत करो ना। मैं भी तो मेहनत ही कर रही हूँ ना, बाहर नौकरी करके। मैं भी तो इस घर में पैसे देती हूँ, पर तुम क्या करती हो? मुफ्त की बस रोटियाँ तोड़ती हो। तुम जैसी लड़कियों को क्या मालूम कि बाहर जाकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर निकिता वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर सपना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और ये सब कुछ सपना का पति अशोक देख लेता है और सपना से कहता है, सपना, आखिर तुमने निकिता को जवाब क्यों नहीं दिया? जिस बहन के लिए तुम अनपढ़ रही, जिस बहन के लिए तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझसे शादी की, वही बहन तुम्हें इज्जत नहीं देती। उसे सच क्यों नहीं बता देती? मैं उसे सच नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे सच बताया तो वो कभी मेरे सामने नजर नहीं उठा पाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे नजरें चुरा कर बात करे। इतना बोलकर सपना रोती हुई वहाँ से चली जाती है, और बेचारा अशोक भी चाहकर कुछ नहीं कर पाता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, और निकिता अपनी बहन से नफरत करने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन निकिता ऑफिस से घर आती है। उसके सर में दर्द होता है, और जैसे ही सपना अपनी बहन का सर दबाती है, निकिता एक बार फिर सपना को भला बुरा कहने लगती है। आखिर सपना, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझसे दूर क्यों नहीं रहती तुम? घर में भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे साई की तरह रहती थी, और मेरे ससुराल में भी मेरा साया बनकर मेरे साथ फिरती रहती हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। मुझे ना तुम जरा भी पसंद नहीं हो। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई मुझे अनपढ़ की बहन बुलाता है। इसलिए अनपढ़ वाली जिंदगी जीना बंद करो, और अनपढ़ की तरह बनकर रहना बंद करो, और मुझसे दूर रहो। पर निकिता, मैं तो सच में अनपढ़ हूँ। मुझे तो तुम्हारी तरह पढ़ना लिखना ही नहीं आता।
और ना मैं तुम्हारी जितनी सुंदर हूँ। पर हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी जेठानी मैं हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बात करना। कभी ये मत सोचना कि मैं जेठानी बनकर तुम पर रोक टोक करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर एक बार फिर सपना उदास होकर निकिता के कमरे से चली जाती है। ये सब देखकर अशोक को बहुत दुख पहुंचता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं दूसरी ओर रमा भी सपना को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे पर तेल गिरा देती है। पर सपना से पहले अशोक कमरे में जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से अशोक के कमर में काफी चोट लग जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। पता नहीं सपना ये किसकी हरकत है, पर मुझे तुम्हारी बहन पर शक है, क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, पर वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं ये हरकत माँ जी की तो नहीं। अपना नाम सुनकर रमा डर जाती है और रोने लगती है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है, माफ कर दे बेटा, बहू सच कह रही हूँ, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तू सपना बहू से शादी करे, क्योंकि वो अनपढ़ है, पर पता नहीं क्यों तूने इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर इस अनपढ़ से शादी की। बस इसीलिए सपना बहू को परेशान करने के लिए मैंने ये सब किया, पर इसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। माँ, आपने सुना होगा माँ बाप के किए की सजा अक्सर बच्चा ही भुगतता है। और निकिता, तुम अपनी जिस बहन को अनपढ़ बोलती हो, जैसे अपनी बहन कहने से कतराती हो, उस बहन ने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई का बलिदान दिया। बस तुम्हारे लिए उसने मुझसे सौदा किया और शादी की, ताकि वो तुम्हारे आसपास रह सके और तुम्हारे गुस्से को सह सके, ताकि तुम अपने ससुराल में गुजारा कर सको। और अगर तुमसे कोई गलती हो तो वो तुम्हारी गलती को अपने सर ले सके। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, पर जब मैंने देखा कि सपना तुमसे इतना प्यार करती है तो मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया। पर तुम न जाने कैसी बहन हो जो आंख पर पट्टी बांधे बैठी हो। इतना बोलकर अशोक सबसे नाराज हो जाता है और रमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सपना से माफी मांगती है और फिर कभी उसे परेशान करने की नहीं सोचती। तो वहीं दूसरी ओर जब निकिता देखती है कि हर कदम पर उसकी बहन उसके साथ है, तो उसे भी अशोक की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो भी अपनी बहन के लिए अपना नजरिया बदल देती है। आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता, और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गाँव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गाँव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गाँव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ,
कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू तू एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। सुमित्रा के बार बार कहने पर एक बार फिर आंचल दीपक को फोन लगाती है, पर इस बार भी दीपक आंचल के किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक बार दीपक जी को फोन करके देखती हूँ, क्या पता आज वो मेरा फोन उठा ले। इतना बोलकर आंचल एक बार फिर से दीपक को फोन करती है, पर इस बार दीपक का फोन कोई इमली नाम की औरत उठाती है। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? मुझे दीपक से बात करनी है। और तुम कौन हो? मेरा पति का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं दीपक की दूसरी पत्नी बोल रही हूँ और इस समय दीपक मेरी बाहों में है और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करके फोन रखो। इतना बोलकर इमली फोन रख देती है, पर जैसे ही आंचल को ये पता चलता है कि उसके पति ने शहर में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और ये बात आंचल रोती हुई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं कहती थी ना आपको कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्हें शहर मत जाने दो। देखो, उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बहू, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, तू फिर से फोन कर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई माँ जी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतन ले आए। और सौतन ऐसी वैसी नहीं, एक नंबर की बेशरम है। बताओ, फोन पर मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। जहाँ एक तरफ आंचल को रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी ओर दीपक के शहर में नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दीपक अपनी दूसरी बीवी इमली के साथ गांव आता है, जहां आंचल अपनी शहर से आई बेशरम सौतन को देख दीपक से कहती है, अरे ये औरत तो है ही बेशरम, जो गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई और घर में भी। देखो इस बेशरम को कैसे आपसे लिपट कर खड़ी है। मैं पूछती हूँ, आपकी शर्म कहाँ गई जो आपने मेरे होते हुए मेरे लिए बेशरम सौतन शहर से लेकर आ गए आप। आंचल, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। और अब चाहे ये शर्मीली हो या बेशर्म, ये अब तुम्हारी सौतन है और अब इमली इसी घर में हमारे साथ रहेगी। इतना बोलकर दीपक इमली के साथ घर में चला जाता है। अब इमली आंचल को झलाने के लिए जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर दीपक के आसपास रहती है। दीपक, सच में तुम्हारी गांव वाली बीवी ना एक नंबर की दिहातन है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम्हें जिंदगी जीने का असली मजा तो मिलता ही नहीं। तुम जैसा कूल बंदा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जानता हूँ बेबी, तभी तो शहर में तुम्हें देखते ही खो गया। राम राम, कैसे बेशरम औरत है जो हम लोग के सामने दीपक जी को ऐसे पकड़ रही है। इसमें शर्म कैसी? मैं अपने पति के साथ हूँ और इसमें मेरी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि दीपक तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमली आंचल को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और इमली की ऐसी बेशर्मी देखकर उसे डांटते हुए उससे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती और तुझे अपनी बेशर्मी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो तू शहर में जाकर दिखाना। ये गांव है गांव, यहाँ तेरी बेशर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सासू माँ, आप जिसे बेशर्मी कह रही हो वो दरअसल रोमांस है। रोमांस हो या बेशर्मी, ये सब कुछ तुम अगर अपने कमरे में करो तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बेबी, हम अपने रूम में चलते हैं। इस तरह से दीपक इमली को कमरे में ले जाता है। समय यूं ही बीतता जाता है और इमली बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित्रा के घर उससे मिलने आए होते हैं और तभी इमली टॉवल लपेटकर गांव वालों के सामने आ जाती है और दीपक को किस करती है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशर्मी की भी हद होती है। तभी तो मैं आपसे कहती थी, माँ जी मत जाने दो दीपक जी को शहर। देखो शहर जाकर क्या ले आए हैं मेरे लिए। अगर तुम सास बहू को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है ना मुझसे, तो निकल क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? तू हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रही है और बेटा तू किस पत्थर का बना है? आखिर कौन सी पट्टी इस बेशरम औरत ने तेरी आंखों पर बांध दी जो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? देख दीपक, अगर मेरी बहू की बेशरम सौतन इस घर में रहेगी तो मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे, समझा तू? अब सोच ले, तुझे माँ चाहिए या दूसरी बीवी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जल्दी इन्हें अपना जवाब दो,
और मैं इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हूँ। माँ, गलती मैंने करी है तो सजा आप क्यों भुगतेंगी? अब मैं आंचल से प्यार नहीं करता और मैं इमली के बिना रह नहीं सकता। अब चाहे इमली बेशर्म हो या शर्मीली, मैं अपनी इमली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर मुझे अपनी गलती का भी अफसोस है। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। अब दीपक अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर वापस चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी अपनी सास के साथ गांव में रहकर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी, तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गाँव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गाँव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गाँव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू, तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी, पर इतनी गरीब होने के बाद भी वो अपने 7 बच्चों की देखभाल कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर कालू कौवा, जिसे चिंकी चिड़िया के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसे ही एक दिन कालू कौवा पार्टी करने के लिए जा रहा होता है। तभी चिंकी चिड़िया उससे कहती है, तुम कैसे पिता हो जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते और मुझसे प्यार ना सही, कम से कम अपने बच्चों से तो प्यार करो। चिंकी, कौन कहता है तुम्हें कि मुझे तुमसे या अपने बच्चों से प्यार नहीं है? अरे मैं तो तुम सब पर अपनी जान छिड़कता हूँ। चलो अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे लेट हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखते? आज भी देख लो, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो। देखो चिंकी, बहुत हो गया। जितना भी कमाता हूँ उसका 10% तुम्हें देता हूँ ताकि तुम अपना और अपने बच्चों का पेट भर सको। इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती, समझी? और मैं अपने लिए कमाता हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। इतना बोलकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को धक्के मारकर वहां से चला जाता है। बेचारी चिंकी चिड़िया सारी रात कालू कौवे के आने का इंतजार करती रहती है। कर लिया आपने पार्टी? भर गया आपका पेट? तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है मैंने। तुम्हें और तुम्हारे इन 7 बच्चों को मैं अब और नहीं झेल सकता। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कालू कौवा घर नहीं आता। कालू कौवे के घर ना आने की वजह से अब चिंकी चिड़िया खुद काम करने जाती है और अपने सबसे बड़े बच्चे से कहती है, मोंटू बेटा, देखो बड़ी मुश्किलों से काम मिला है, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को ही घर आ पाऊंगी। जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना। माँ से वादा करो, तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखोगे।
ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब आप आराम से जाइए। अब चिंकी चिड़िया मोनू चिड़ा के ऊपर अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और रंगीली चिड़िया के घर में काम करने लगती है। रंगीली चिड़िया काफी अमीर थी, उसका घर भी काफी बड़ा और सुंदर था। रंगीली चिड़िया कितनी अमीर है, इसकी कितनी अच्छी किस्मत है। काश कि मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ रह पाती। कालू जी पहले कितना पैसा कमाते थे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। खैर मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। इतना सोच कर चिंकी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिंकी चिड़िया काम कर ही रही होती है, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो एक बढ़िया सी गाड़ी में आता है और आते ही रंगीली चिड़िया को गले लगा लेता है। ओ मेरी जानेमन रंगीली चिड़िया, पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हें देखा है। बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि फुर्सत ही नहीं मिल पाती तुमसे मिलने की। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ऑफिस में कामों में बिजी हो या मेरे उस सौतन और 7 बच्चों के साथ। हाँ रंगीली, मैं मानता हूँ कि चिंकी चिड़िया मेरी दूसरी बीवी होकर भी 7 बच्चों की माँ है, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए माँ की बात तो मुझे माननी पड़ी और उस चिंकी से शादी करनी पड़ी। पर कालू, तुमने बच्चों के लिए शादी की थी, बच्चे तो हो गए ना, फिर उस चिंकी को छोड़कर अपने साथ बच्चों को क्यों नहीं लाते? हाँ रंगीली, तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले 10 दिनों से मैं चिंकी के पास गया ही नहीं, मैंने उसका मुंह भी नहीं देखा और ना ही अपने बच्चों का। पर कल के कल मैं अपने 7 के 7 बच्चों को यहाँ ले आऊंगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। कालू कौवा और रंगीली चिड़िया की बातें सुनकर चिंकी चिड़िया के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिंकी चिड़िया अपने 7 बच्चों से अलग नहीं होना चाहती थी, पर उसकी सौतन उसके 7 बच्चों को छीनना चाहती थी। इसीलिए चिंकी चिड़िया ठान लेती है वो अपने बच्चों के साथ अपनी सौतन के घर में रहेगी और अपना पूरा हिस्सा लेगी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कालू जी तो हमेशा से रंगीली चिड़िया से ही प्यार करते थे और उन्होंने उन्हीं से शादी करी। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ 7 बच्चों के लिए की थी, पर मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपना हक भी लूंगी। अब रोती हुई चिंकी चिड़िया घर आती है। अगले दिन जब कालू कौवा अपने बच्चों को लेने के लिए घर जाता है तो चिंकी चिड़िया उससे कहती है, मैं जानती हूँ कालू तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम यहाँ मुझसे मेरे बच्चे छीनने आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने आया हूँ? मैं सब जान चुकी हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। तुम्हारी पहली बीवी रंगीली चिड़िया है, वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुमने अपनी माँ के कहने पर मुझसे शादी करी। सासू माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम मुझसे मेरे बच्चों को छीनना चाहते हो, पर मैं अपने बच्चे अपनी सौतन को नहीं देने वाली। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे बच्चों को यहाँ से ले जाने से कैसे रोकती हो। मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, अपने बच्चों के साथ अपना हक लूंगी, मैं उल्लू लॉयर के पास जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाऊंगी। चिंकी चिड़िया की धमकियों से कालू कौवा डर जाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई मुकदमा हो। अगर ऐसा होता तो कालू कौवा अपने बच्चों के साथ अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी गंवा देता। इसीलिए वो रंगीली चिड़िया के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है। तो ये रंगीली चिड़िया जो अभी कुछ हफ्ते पहले मेरे घर की नौकरानी थी, वही मेरी सौतन निकली। गलती की मैंने, मुझे शुरू में ही अपनी सौतन को देख लेना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि मेरी सौतन ही मेरी नौकरानी है तो मैं उसे उसकी सही जगह दिखा देती। रंगीली, अभी हमें सोचना है कि तुम्हारी सौतन से उसके 7 बच्चे कैसे रहे। आखिर वो बच्चे मेरे भी हैं। उठा कर ले आओ हमारे बच्चों को और मेरी उस सौतन को भी। मैं अपनी सौतन को भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अब कालू कौवे के पास तो कोई रास्ता बचता नहीं। अब बिना कोई मुकदमे लड़े चिंकी चिड़िया अपना हक रंगीली चिड़िया और कालू कौवे से ले लेती है। अब चिंकी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रंगीली चिड़िया के घर जाती है। चिंकी चिड़िया देखती है कि रंगीली चिड़िया उसके 7 बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर प्यार दे रही है। काश कि मैं माँ बन पाती तो कालू को कभी भी चिंकी से शादी नहीं करनी पड़ती। खैर मुझे मेरे बच्चे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोंटू बेटा इधर आओ, अब से मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बस एक ही माँ है और मैं जानता हूँ तुमने मेरी माँ को धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूँगा। रंगीली चिड़िया अपने सौतन के 7 बच्चों पर प्यार लुटाती है, पर चिंकी के बच्चे रंगीली को जरा भी पसंद नहीं करते। ये देखकर रंगीली चिड़िया को बहुत दुख होता है। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया मोंटू से कहती है, मोंटू बेटा जल्दी से जाकर अपनी नई माँ से माफी मांगो। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? नहीं ना, वो भी तुम्हारी माँ है। कल को मुझे कुछ हो गया तो वही तुम्हारी देखभाल करेंगी। उनकी अपनी खुद की कोई औलाद नहीं, इसीलिए वो तुमसे इतना प्यार करती है।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके प्यार का गलत फायदा उठाओ। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपके कहने पर अपनी नई माँ से माफी मांग लूंगा और फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चिंकी चिड़िया अपने सातों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही होती है और यही देखकर रंगीली चिड़िया के मन में अपनी सौतन के लिए कड़वाहट खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो चिंकी चिड़िया से माफी मांगती है। चिंकी, मुझे और कालू को माफ कर दो। इतने सालों तक हमने तुम्हें धोखे में रखा, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, और अब जब बच्चे बड़े हो गए तब मैं उन पर अपना हक जताने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरा भला चाहा। इस तरह से रंगीली चिड़िया के मन से चिंकी चिड़िया की सारी नफरत खत्म हो जाती है और चिंकी चिड़िया भी रंगीली चिड़िया को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सौतन अपने पति और 7 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।